नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ देर बाद हम सभी लोग श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव सेलिब्रेट करेंगे और सभी लोगों की शुभकामनाएं, सभी लोग एक दूसरे के प्रति अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करेंगे और सभी के आनंदित होने की शुभकामनाएं देंगे। अब आते हैं आज जो हम लोग भूगोल की अपनी स्पेशल सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा होगा कि आज भारत का मैप पहले से ये देखिए इतना हिस्सा ड्रा करके रखा गया है कि आज कुछ अलग चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्व में जो भारत के मैप से, क्योंकि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत के भूगोल से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। आज भारत का मैप का देखिए ऊपरी हिस्सा आपका उत्तर का हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा आपका बनाया गया है। तो हम लोग जो आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज हम लोग जो टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र इसलिए क्योंकि इसके पूर्व में हम लोगों ने पर्वतमाला पढ़ी हुई है और सभी पर्वत के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई थी। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सिंधु नदी तंत्र। हम लोग आज सिंधु नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसके पूर्व में हम लोग पर्वतमाला पढ़ चुके हैं और भारत के जो पर्वत हैं, जितने भी भारत के प्रमुख पर्वत हैं वो सभी आपके पूर्व में डिस्कस किए जा चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सभी लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। अब आज जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, सिंधु नदी तंत्र इसलिए मैंने आज स्टार्ट किया क्योंकि इसके पूर्व में मैंने जब आपको यूपी स्पेशल की क्लासेस ले रहा था तो उस समय मैंने आपको गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूर्व में पूरी विस्तार पूर्वक पढ़ाया था। गंगा नदी तंत्र के साथ इसलिए चर्चा की क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की आपकी प्रमुख सहायक नदियां थी वो कहीं ना कहीं आपकी गंगा नदी की भी सहायक नदियां थी, तो इसलिए वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम लोगों ने पूर्व में विस्तार पूर्वक पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। अब सबसे पहले वही क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि क्यों और कैसे। जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए, नदियां बहुत हैं तो हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हमेशा नदी ही बोलते हैं, कभी नदी तंत्र नहीं बोलते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो जैसे गंगा नदी तंत्र था, आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था या आपके सिंधु नदी तंत्र। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो नदी तंत्र की बात होती है, जब नदियों की दो या दो से अधिक सहायक नदियां, जब हमारी प्रमुख नदी कोई होती है और उसमें दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं तो हम उसे नदी ना पढ़ के नदी तंत्र के रूप में पढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र में हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सिंधु नदी के साथ साथ जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो आपकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसे पंजाब में पंचप्रयाग भी बोला जाता है, पंच नदियां भी बोला जाता है, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों का वर्णन है। तो इसलिए क्योंकि वो 5 नदियां जो है वो कहीं ना कहीं उनका पंजाब में बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए जो प्रमुख नदी मानी गई है वो सिंधु नदी मानी गई है, जबकि उसकी जो सहायक 5 नदियां हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी पढ़ने से पूर्व मैंने आपको बताया कि नदी तंत्र क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक किसी नदी की जब 2 या 2 से अधिक सहायक नदियां होती हैं तो हम लोग उसे तंत्र बोलते हैं, मतलब नदी तंत्र बोलते हैं। आपको याद होगा जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग मानव के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में जब मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें देखा होगा जो हम लोग अस्थि तंत्र पढ़ते हैं। अस्थि तंत्र क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर का जो पूरी तरीके से अस्थियों का जो ढांचा होता है, जिसे हम लोग अगर मानव की भाषा में बोले, साइंस की भाषा में बोले तो उसे कंकाल बोला जाता है। जब बायो में पढ़ते हैं हम लोग तो मानव के शरीर का जो अध्ययन किया जाता है वो कंकाल के द्वारा किया जाता है, जिसमें 206 आपकी अस्थियां होती हैं, मतलब हड्डियां होती हैं, अस्थियां हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरीके से उसे भी मानव तंत्र ही बोला जाता है या आपका पाचन तंत्र पढ़ा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की कि सिंधु नदी कैसे, कहाँ से निकलती है और कहाँ से जा करके कहाँ पहुंचती है। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र कहाँ निकलती है? आपके मानसरोवर झील के चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए अलग अलग मार्कर का मैं यूज करूंगा जिससे चीजें आप लोग आसानी से समझे। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो ये है आपकी, ये याद रखिएगा, ये हिस्सा जो आपका है मानसरोवर झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको जरूर याद रखिएगा। ये क्या है आपका, तो इसे सबसे ऊपर हम लिख रहे हैं, ये है मानसरोवर सभी लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ से दिखने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है।
क्योंकि आज थोड़ी सी लाइट की भी समस्या हो रही थी, तो वो समस्या अभी तक सॉल्व की जा चुकी है, इसलिए क्लास थोड़ा डिले भी है आज। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मानसरोवर झील है, मैंने आपको बताया था जब हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था, इसके बारे में पूरी तरीके से मैंने आपको चर्चा पूर्वक बताया था। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी के बारे में कि भारत के भूगोल में जो सिंधु नदी तंत्र है, अब सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मैंने आपको बताया मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील के पास एक जगह है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। अब ग्लेशियर अगर हम बोलते हैं, देखिए ये आपकी सिंधु नदी है। अगर हम सिंधु नदी की बात करें कुछ इस तरीके से है, ये है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर हम बात करें कहाँ से निकलती है, देखिए आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, जैसा मैं बता रहा हूँ आप ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आपकी मानसरोवर झील है कहाँ पे? तिब्बत में। तिब्बत में मानसरोवर झील के चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सिंधु नदी के लिए चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, यहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है। और ये सिंधु नदी यहां से देखिए यहां से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर के ऊपर ये देखिए यहां से होते हुए ये आपके पाकिस्तान में जाके यहां नीचे अरब सागर में गिर जाती है। मतलब अरब सागर में गिरने से पूर्व इसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं, इसमें कुछ नदियां भी मिलेंगी, तो उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी श्योक जो है इसकी यहाँ से लद्दाख से निकलती है। और सिंधु नदी की आपकी सहायक नदियां हैं। अगर कोई सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करता है, कौन से सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्योक नदी की। श्योक नदी क्या है? ये मान के चलिए ये श्योक नदी है। श्योक नदी, श्योक नदी कहां से निकलती है? आपके लेह से निकलती है। लेह से निकलती है और आपकी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है श्योक नदी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो हम बात करेंगे चिनाब नदी की। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं चिनाब नदी की, इसके अलावा आपकी जो रावी नदी है, झेलम नदी है, व्यास नदी है, सतलुज नदी है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी सतलुज नदी है, रावी नदी है, इनका संबंध चिनाब नदी से है। तो पहले हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो चिनाब नदी पढ़ेंगे। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र में हमसे पूछता है कि कौन कौन से प्रमुख नदियां हैं, तो सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? वो सिंधु नदी है। लेकिन अब बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों की। अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद हमें पढ़ना है रावी, झेलम, व्यास, चिनाब और सतलुज के बारे में पढ़ना है। अब इन नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के चेमा यांगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। अब इसकी जो प्रमुख नदी है कहां से? यहां से निकलती है। इसके अलावा प्रमुख नदी इसकी श्योक है, कहां से निकलती है? लेह से निकलती है। और ये जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए आपके पाकिस्तान प्रांत में लास्ट में सबसे अंतिम अवस्था में ये अरब सागर, पाकिस्तान से होते हुए जाती है और ये लास्ट में अपने अरब सागर में मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा जब बात करेंगे देखिए चिनाब नदी की अगर हम बात करें और झेलम नदी की बात करें, क्योंकि दो नदियां हैं। देखिए ये एक आपका झेलम नदी है और इसके अलावा एक आपकी चिनाब नदी है। अगर चिनाब नदी की बात करें तो यहाँ है आपका, देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये हिस्सा लद्दाख के नीचे आपका जो है ये हिस्सा आपका है हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश बहुत याद रखिएगा क्योंकि सिंधु नदी तंत्र की ज्यादातर नदियां आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, क्योंकि यहाँ के पास कुछ पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र के पास ही मैंने बताया था कि जो लास्ट का डिस्कशन हुआ था दर्रे का, तो मैंने दर्रे भी आपको बताया था कि कुछ यहाँ दर्रे भी हैं जिनसे यहाँ निकलती है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं सबसे पहले चिनाब नदी की बात करेंगे। तो जो चिनाब नदी की बात करेंगे, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो एमपी के बारालाचा दर्रा, मैंने आपको बताया था जब दर्रा पढ़ा रहा था, तो यहाँ से आपके ये आपकी चिनाब नदी, मतलब ये भारत में ही है। भारत में चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है। अगर चिनाब नदी की हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया सिंधु नदी, ये है आपके सिंधु नदी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए चेनाब
या फिर चिनाब, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा होता है, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। ये मत कंफ्यूज होइएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा दर्रे हैं, तो इसके लिए, क्योंकि आपकी जब अभी बात होगी, इसके बाद झेलम नदी की भी बात होगी, सतलुज की भी बात होगी, व्यास की भी बात होगी, तो ये सभी ज्यादातर इसमें जो नदियां हैं वो आपकी जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, कहीं रोहतांग दर्रा होगा, कहीं बारालाचा दर्रा होगा, कहीं सिपकला दर्रा होगा, तो उन दर्रों के लिए इसलिए मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन यही सबसे ज्यादा क्रिएट होता है कि यहाँ पे दर्रों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी नदी किस दर्रे से निकलती है। अब बात करते हैं चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी जो आपकी निकलती है वो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झेलम नदी। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी आपकी जो है वो आपकी शेषनाग पहाड़ी, जम्मू कश्मीर के निकट शेषनाग एक जगह है, शेषनाग से निकलती है। ये जम्मू एंड कश्मीर है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से कुछ इस तरीके से निकलती है। झेलम नदी अब देखिए कहां से निकलती है? ये आपकी शेषनाग पहाड़ी, शेषनाग पहाड़ी कह सकते हैं इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर क्षेत्र में पहाड़ी एरिया है, तो इसलिए हम शेषनाग पहाड़ी कह सकते हैं। लेकिन जगह का जो प्रॉपर नाम है, हमसे कोई पूछता है क्या है, तो जगह का जो प्रॉपर नाम है वो शेषनाग, ये जगह का नाम है क्योंकि पहाड़ी स्टेशन होने की वजह से हम लोग इसे शेषनाग पहाड़ी बोलते हैं। शेषनाग पहाड़ी से निकलती है और यहां से ये कश्मीर प्रांत के, क्योंकि आपको पता है जो वुलर झील है आपकी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, वुलर झील से होते हुए ये आपकी कहाँ जाती है? ये पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। झेलम नदी जो है ये आपकी यहाँ देखिए, ये आपके कश्मीर प्रांत में वुलर झील से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। और झेलम नदी ही एकमात्र नदी ऐसी है जो भारत पाकिस्तान नदी बॉर्डर बनाती है। अगर कोई हमसे पूछता है कि भारत पाकिस्तान नदी बॉर्डर कौन सा है, तो भारत पाकिस्तान जो नदी बॉर्डर बनाती है वो आपकी झेलम नदी बनाती है, क्योंकि ये देखिए ये हिस्सा है, क्योंकि ये सिंधु नदी तो आती है ऊपर से बिल्कुल लास्ट में नीचे की ओर निकल जाती है, लेकिन जो झेलम नदी है इसमें झेलम नदी क्योंकि ये चिनाब से भी मिलेगी, कई नदियां यहाँ पे मिलती हैं, रावी भी मिलेगी, व्यास, क्योंकि व्यास के बारे में अभी पूर्व में मैंने नहीं बताया है, व्यास के बारे में विस्तार पूर्वक इसी के साथ में अभी बताऊंगा क्योंकि व्यास कुछ अलग महत्व रखती है। इन 5 नदियों में सिंधु नदी के अलावा जो आपकी ये 5 नदियां हैं, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब और सतलुज, इनके बारे में ये 5 नदियां अपने में अलग महत्व रखती हैं। तो इसलिए देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले सिंध नदी कहां से निकलती है? आपकी मानसरोवर जगह कहां है? मानसरोवर झील, तिब्बत की मानसरोवर झील के चेमा यांगडुंग ग्लेशियर नामक स्थान से निकलती है और पाकिस्तान होते हुए, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान होते हुए आपके अरब सागर में मिल जाती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था श्योक इसकी सहायक नदी है जो लेह से निकलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी चिनाब नदी है, कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के कहां से? बारालाचा दर्रे से निकलती है। अब बात करते हैं झेलम की, तो झेलम नदी कहां से निकलती है? जम्मू एंड कश्मीर के शेषनाग नामक स्थान से निकलती है और भारत और पाकिस्तान के साथ नदी बॉर्डर बनाती है। तो ये आपकी झेलम नदी है और ये आपके चिनाब नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये है, ये देखिए मैंने यहां पे इसको मिलाया है, ये पाकिस्तान के पास ही एक स्थान है, पाकिस्तान के पास इस स्थान पे झेलम और आपकी चिनाब नदी मिल जाती है, मतलब चिनाब नदी और झेलम नदी इसी स्थान पे मिलती है। तो और एक चीज, यहाँ पे जो झेलम नदी है, झेलम नदी की एक सहायक नदी होती है किशन गंगा। झेलम नदी की जो सहायक नदी है अगर हम बात करें यहां से, तो ये है किशन गंगा। किशन गंगा की अगर हम बात करें तो आपके झेलम नदी की सहायक नदी है, कौन सी है? झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। और किशन गंगा ही आपको याद होगा, किशन गंगा जैसे झेलम है तो झेलम नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम कहते हैं और किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहीं पर आपकी तुलबुल परियोजना है, जो तुलबुल परियोजना चलाई जाती है वो यहीं पे चलाई जाती है, मतलब झेलम नदी पे ही आपकी जो सहायक नदी है किशन गंगा, तो झेलम नदी के साथ में ही इसमें जो है आपकी जो तुलबुल परियोजना चलती है वो यहीं पे चलती है। अब देखिए एक चीज यहां से याद रखिएगा, क्योंकि यहां अब इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे रावी, व्यास और सतलज नदी के बारे में, क्योंकि
सिंधु नदी हमने पढ़ लिया है, झेलम नदी पढ़ लिया है, चिनाब नदी पढ़ लिया है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब रावी, व्यास और सतलज नदी के बारे में। तो इनको आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये 3 नदियां थी, मैंने आपको ऊपर की 3 नदियां बताई, अब इसके बाद नीचे की 3 नदियां बताऊंगा। टोटल 6 नदी हैं, जिसमें आपकी सिंधु नदी प्रमुख है। अब देखिए, ये सिंधु नदी तो आपकी प्रमुख रूप से सिंधु नदी है, इसके अलावा 5 इसकी सहायक नदी हैं। अब यहां से हम बात करेंगे सिंधु नदी जल समझौते की। सिंधु नदी जल समझौते की बात करेंगे तो सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था, क्योंकि इसके बाद रावी, व्यास, सतलुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु नदी समझौता यहां दिखेगा ना सभी को। कब हुआ था, कोई हमसे पूछता है सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1960 में। 1960 में समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत कहा गया था, देखिए ये जो 3 नदियां आपकी सिंधु, चिनाब और झेलम, सिंधु, चिनाब और झेलम, ये जो 3 नदियां थी, इसका 80% भाग, मतलब इसका जो 80% पानी है, ठीक है। अब अगर इनकी हम बात करते हैं तो इस समझौते के तहत जब ये समझौता हुआ था, तो इस समझौते में ये कहा गया था कि ये हिस्सा जो है सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 नदियों का जो पानी है, मतलब इस पानी का 80% भाग, इस पानी का 80% भाग आपका पाकिस्तान यूज करेगा। मतलब 80% आपका पीओके पाकिस्तान करेगा, जबकि भारत जो है वो 20% पानी यूज करेगा। मतलब केवल 20% पानी इसका जो है वो केवल भारतीय लोग यूज करेंगे, जबकि 80% पानी इसका पाकिस्तानी लोग यूज करेंगे। लेकिन रावी, व्यास और सतलुज के संबंध में भी उस समय यह समझौता हुआ था कि इन जो 3 नदियों का पानी है, इन 3 नदियों का 80% जल जो है वो भारतीय यूज करेंगे, जबकि 20% भाग केवल पाकिस्तानी लोग यूज करेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है 80 और 20 का, क्योंकि नदियों में कंफ्यूजन होता है। तो ये याद रखिएगा, जो सबसे पहले हम लोग 3 नदियां पढ़ते हैं, सिंधु नदी, आपकी चिनाब नदी और आपकी झेलम नदी, इन 3 नदियों में। और एक याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि किशनगंगा मतलब झेलम नदी के पास में ही तुलबुल परियोजना चलाई जाती है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि चिनाब नदी पे कौन सी परियोजना चलाई जाती है, तो दुल्हस्ती परियोजना है, वो आपकी चिनाब नदी पे चलाई जाती है। मतलब चिनाब नदी पे दुल्हस्ती परियोजना और आपकी झेलम नदी पे तो तुलबुल परियोजना होती है। अब देखिए, ये 20%। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रावी, व्यास और सतलुज के बारे में पढ़ेंगे। तो रावी, व्यास और सतलुज जब हम पढ़ेंगे, रावी की कहां से उद्गम है, कैसे निकलती है, कहां से निकलती है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो और ये सिंधु जल समझौता, ये जरूर याद रखिएगा कब हुआ था, 1960 में। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसके तहत कहा गया था कि सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि 20% पानी जो है वो भारत यूज करेगा। जबकि रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा, जबकि 20% भाग जो है, 20% पानी जो है वो आपका पाकिस्तान यूज करेगा। आपको याद होगा जब उरी में आतंकी हमला हुआ था, तब उसके बाद ये डिस्कशन चल रहा था कि पाकिस्तान को पानी देने से मना कर दिया जाए और पाकिस्तान जो है, ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते को रद्द कर दिया जाए। लेकिन ऐसे सिचुएशन नहीं आई, सब कुछ पहले से बराबर था और बातचीत के द्वारा उसका एक हल निकाला गया था। तो ये भारत ने उस समय, क्योंकि जब उरी में हमला हुआ था तो सभी लोग बहुत सहमे और डरे हुए थे, क्योंकि देश का माहौल कुछ अलग चल रहा था उस समय। तो उस समय ये बात हुई थी कि क्या पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये नदियां भारत से होकर के जाती हैं, ये हिस्सा ये देखिए। तो ये हो रहा था कि भारत जो है पाकिस्तान को पानी देने से मना कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये समझौता अभी कंटिन्यू चल रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद रावी नदी की। तो रावी नदी की अगर हम बात करें कहां से निकलती है, तो सबसे पहले कहां से निकलती है, मैंने बताया हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, हिमाचल प्रदेश।
रावी नदी की बात हो रही है, कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहां से निकलेगी? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के कहां से? रोहतांग दर्रे से। ये चीज मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर इसी में कंफ्यूजन होता है। जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो इसी में होता है कि आपकी जो रावी नदी है कहां से निकलती है? रावी नदी जो आपकी निकलती है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। जबकि मैंने आपको बताया था चिनाब, चिनाब कहां से निकलती है? चिनाब आपके हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के ये जो है ये कांगड़ा शहर है। कांगड़ा शहर के पास आपका रोहतांग दर्रा स्थित है। यदि कोई हमसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो रोहतांग दर्रा आपके कांगड़ा शहर के पास स्थित है। तो कांगड़ा शहर के पास से निकल के ही ये आपकी चिनाब नदी में मिल जाती है। मतलब अगर कोई हमसे पूछता है रावी नदी कहां से निकलती है, तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर के निकट स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चिनाब नदी में मिलते ही और इसी पे आपकी इसी नदी पे आपका लाहौर शहर, पाकिस्तान का जो लाहौर शहर बसा है वो इसी नदी पे बसा हुआ है, मतलब इसी नदी के पास में बसा हुआ है। तो हमसे कोई पूछता है कि लाहौर शहर कहाँ बसा है, तो लाहौर शहर आपका जो है वो आपका रावी नदी के पास में बसा हुआ है। पीओके में आपका लाहौर शहर रावी नदी के पास बसा है। अब बात करते हैं व्यास नदी की। व्यास नदी की अगर हम बात करें तो देखिए, व्यास नदी की अगर हम बात करें तो व्यास नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में ही है और भारत में ही ये समाप्त हो जाती है। तो व्यास नदी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये देखिए व्यास नदी है, अब व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी भी आपके हिमाचल प्रदेश से निकली है। हिमाचल प्रदेश से निकली है। और कैसे निकली है? ये देखिए, ये यहां से निकली हुई है और यहां से आके ये कुछ इस तरीके से है। ये क्या है आपकी? ये आपकी व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश। अब कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से। ये भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, आपके रोहतांग दर्रे से। और ये देखिए, ये भारत में ही समाप्त होती है। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश है और ये आपका पंजाब के पास में ये मिलती है और यहीं पे व्यास कुंड है। देखिए जो व्यास नदी है ये आपके व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास स्थित, कहां पे? ये व्यास कुंड है, मतलब व्यास कुंड से निकलती है। एक चीज याद रखिएगा कि जो व्यास नदी है ये भारत में ही निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। व्यास नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट स्थित कौन सा? व्यास कुंड। व्यास कुंड से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। ये देखिए चिनाब नदी यहाँ है और यहीं पे मिलती है, समाप्त हो जाती है। तो हमसे कोई पूछता है अगर व्यास नदी कहाँ पे मिलती है, तो चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट स्थित आपके व्यास कुंड से निकलती है। तो व्यास नदी का उद्गम स्थल ये है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो ये व्यास कुंड से निकलती है और व्यास नदी ही आपको याद रखिएगा ये चिनाब नदी को क्रॉस करती है। मतलब चिनाब नदी के पहले यहाँ से जब अभी सतलज नदी निकलेगी, क्योंकि सबसे अंतिम हम लोग सतलज नदी पढ़ेंगे, और जो ये व्यास नदी व्यास कुंड से जब निकलती है तो सबसे लास्ट में ये सतलज नदी पे मिलती है। और जब व्यास नदी और सतलज नदी जहाँ पे मिलते हैं वहां पे एक निर्माण होता है। तो इसलिए ये बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा था? ये आपकी चिनाब नदी है, ये है आपकी व्यास नदी। और ये किस में मिलती है? ये सतलज में मिलती है। अब सतलज की अगर हम बात करें तो देखिए, सतलज की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सतलज की, तो सतलज की भी अगर हम बात करें तो कहां से मिलती है? ये देखिए, अब सतलज की बात फिर से एक बार यहाँ आते हैं हम लोग। कहां पे आए? ये क्या है? ये आपकी मानसरोवर झील थी। तो सतलज नदी की अगर हम बात करते हैं, सतलज नदी मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलती है। और ये देखिए एक चीज, ये देखिए मैंने बनाया है
एक तो स्थल ये है मिलने का और एक स्थल ये है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो नदियां हैं ये आपकी चिनाब नदी है, आपकी ये रावी नदी है, ये आपकी झेलम नदी है। तो ये नदियां सब एक बार मिलते हुए यहाँ आती है और चिनाब नदी सबसे अंतिम अवस्था में आपकी सतलज नदी से मिलती है और ये सारी नदियां मिल करके सिंध नदी में मिल जाती हैं और सबसे अंतिम अवस्था में ये आपके अरब सागर में मिल जाती हैं। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि सिंधु नदी में कितनी नदियां मिलती हैं, तो सिंधु नदी में 5 नदियां मिलती हैं। इसके अलावा सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, श्योक नदी है जो आपकी लेह लद्दाख से निकलती है। अब हम लोग बात करेंगे सतलज नदी की। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो सतलज नदी जो आपकी निकलती है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और वहां पे क्या जगह है, राक्षस ताल। ये राक्षस ताल एक जगह है यहाँ पे मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल स्थित है जहां से आपके सतलज नदी निकलती है। अब सतलज नदी के बारे में अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो सतलज नदी के बारे में बहुत कुछ स्पेशल है, क्योंकि ये जो भारत में प्रवेश करती है यहाँ तो ये निकलती है क्योंकि ये तिब्बत का क्षेत्र है। मानसरोवर झील जो है वो आपके तिब्बत में है और ये भाग जो आपका है ये भाग आपका नेपाल है। अब देखिए बात करते हैं भारत में प्रवेश की। तो ये जो भारत में प्रवेश करती है ये हिमाचल के पहाड़ों से, मतलब ये हिमाचल प्रदेश है, मैंने आपको यहाँ बनाया हुआ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। देखिए अब हिमाचल प्रदेश की बात फिर से, आपकी 3 नदियां तो पहले निकल चुकी हैं। व्यास कुंड से आपकी निकली है, रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से ये नदी निकली है, व्यास नदी। इसके अलावा आपकी रावी नदी निकली है, चिनाब नदी निकली है। तो ये 3-4 नदियां यहाँ से निकली है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें राक्षस ताल की, मानसरोवर झील के जो राक्षस ताल है यहाँ से आपकी जो है सतलज नदी निकली है। और सतलज नदी की बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल के पहाड़ों से जब ये पंजाब में प्रवेश करती है तो पंजाब में रूपनगर एक जगह है। और रूपनगर की अगर हम बात करें तो रूपनगर जैसे यहाँ से हम लोग आते हैं, ये हिस्सा देखिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है केवल आपको समझाने के लिए। अगर वास्तविकता में देखें जैसे ये हिस्सा आपका हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से ऐसे जब प्रवेश करती है तो इस भाग को छोड़ते हुए जब ये यहाँ पंजाब में प्रवेश करती है तो पंजाब में क्या है, पंजाब में एक जगह है, पंजाब में एक जगह है रूपनगर। और रूपनगर की अभी मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। रूपनगर में क्या है, रूपनगर के उत्तर में क्या है, नागल नामक स्थान। नागल नामक स्थान पे ये प्रवेश करती है। नागल नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। कहां पे प्रवेश करती है, जो आपकी सतलज नदी है ये हिमाचल के पहाड़ों से होते हुए पंजाब के रूपनगर में, पंजाब के रूपनगर में एक जगह है उत्तर, मतलब रूपनगर एक जगह है, रूपनगर में उत्तर की ओर एक नागल जगह है। नागल जगह से ये भारत मतलब प्रवेश करती है और ये जब यहां से आगे बढ़ती है, इस जगह से जब ये आगे बढ़ती है इस स्थान से जब आगे मिलती है तो यहीं पे आपकी जो व्यास नदी है, रूपनगर के पास जो नागल स्थान है, नागल स्थान के पास में ही आपकी व्यास नदी मिलती है। मतलब व्यास नदी को हमसे पूछता है कहां मिलती है, व्यास प्लस सतलुज, ये नागल नामक स्थान पे मिलती है। नागल नामक स्थान पर मिलती है, मतलब ये हिस्सा हो गया आपका, ये भाग जो है इस भाग में आपकी मिलती है। और यहीं पे आपको याद होगा जहां पे सतलज नदी और व्यास नदी मिलती है यहीं पे एक हरिकेन बैराज बना हुआ है। क्या बना है, ये आपका बना है हरिकेन बैराज। अब हरिकेन बैराज मैंने क्यों बताया, हरिकेन बैराज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरिकेन बैराज से ही आपकी सबसे बड़ी जो नहर है कौन सी, वो है इंदिरा गांधी। आपकी इंदिरा गांधी नहर ये कहां बनी हुई है, ये आपके हरिकेन बैराज पे बनी हुई है। हरिकेन बैराज यहाँ पे जहां पे व्यास नदी और सतलज नदी मिलते हैं वहां पे हरिकेन बैराज बना हुआ है और हरिकेन बैराज से ही आपकी इंदिरा गांधी
नगर नहीं, नहर है, सॉरी। इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है जो आपकी सबसे बड़ी रिवर है। अगर कोई हमसे पूछता है कि सबसे बड़ी कैनाल आपकी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कैनाल आपकी इंदिरा गांधी नहर है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है जो आपकी भारत की सबसे बड़ी नहर है। अब इससे अगर हम बात करें कि इससे कौन कौन से प्रदेश, क्योंकि ये जब यहाँ मिलती है तो इससे कुछ क्षेत्र इसका बहुत जो है भारत का जो इस एरिया का क्षेत्र है, मतलब जो ये क्षेत्र है पंजाब के पास का, ये बहुत लाभान्वित होता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के बनने से उनको खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था हो जाती है, तो सिंचाई के लिए उनको जल की दिक्कत नहीं होती है और फसलें उनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो कौन कौन सी जगह हैं? वो है आपकी पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। इन 4 जगह के लोग जो है यहाँ पे लाभान्वित होते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इन 4 जगह मतलब 4 राज्यों के लोग सबसे ज्यादा फायदा मिलता है इंदिरा गांधी नहर से। क्योंकि हरिकेन बैराज के बनने से, जब बैराज आपको पता है कि बैराज में पानी रोका जाता है और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ा जाता है, तो बैराज से ही बिजली का निर्माण बहुत अच्छा होता है पानी से, और यहीं से इंदिरा गांधी आपकी नहर है। क्योंकि जब बैराज पे पानी रोका जाएगा तो जो नहर बनी हुई है उसमें पानी का प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि जब पानी ज्यादा होगा तो हर तरफ से, हर छोर से पानी ज्यादा बहेगा, तो जो सिंचाई के लिए है वो पर्याप्त मात्रा में सभी को जो है पानी मिलेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरिकेन बैराज की बात हुई। अब सतलज नदी से जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सतलज नदी पे ही आपका भाखड़ा जो है बांध बना हुआ है। क्यों? अब देखिए, बहुत लोग भाखड़ा बोलते हैं, बहुत लोग भाखड़ा नांगल बांध बोलते हैं। अब जो स्टोरी की बात आ रही थी, अब मैं वो सुनाने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी जब ये पंजाब में रूपनगर के पास नागल एक जगह है, नागल के पास यहाँ मिलती है, तो यहाँ से इसको सतलज नागला नदी कहते हैं। क्यों? नागल जगह होने की वजह से इसे नागला नदी भी बोला जाता है। तो और जो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ही यहाँ पे जब यहाँ से देखिए ये निकली है नदी और हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश से जब प्रवेश करती है तो सतलज नदी पे यहीं पे ही जब भाखड़ा, आगे ये भाखड़ा जगह है तो भाखड़ा बांध बना हुआ है, यहाँ पे पानी के पास यहाँ एक भाखड़ा बांध बना हुआ है। तो इसकी बात करें तो ये आपका भाखड़ा बांध बना हुआ है, जिसे हम लोग भाखड़ा बांध बोलते हैं या भाखड़ा नागल बांध बोलते हैं। नागल क्यों बोलते हैं? मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि भाखड़ा नांगल बांध बनने की एक वजह यह है क्योंकि जब ये रूपनगर में जो जिस जगह पे नदी ये मिलती है, व्यास और आपकी सतलज नदी मिलती है, वो नागल जगह है, तो इसे यहाँ पे नागल नदी भी बोला जाता है। तो नागल नदी होने की वजह से जब ये भाखड़ा डैम का निर्माण किया गया, तो पहले ये भाखड़ा डैम था, लेकिन बाद में लोगों ने इसे भाखड़ा नांगल डैम का नाम दे दिया। और ये अगर हमसे बात किया जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो भाखड़ा नांगल बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल बांध अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है। अब तो भाखड़ा डैम ही आ रहा है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देखें तो उसमें भाखड़ा डैम पूछा गया है, ना कि भाखड़ा नांगल डैम। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी डैम के पास, ये आपका जो भाखड़ा नांगल डैम है, इस डैम के पास ही एक जलाशय बनाया गया है। अगर जलाशय की बात करें, ये आपका जलाशय है और ये आपका डैम बना हुआ है। तो ये डैम है आपका भाखड़ा नांगल। अगर इसकी बात करें तो यहां पे पानी इकट्ठा किया गया है, इस डैम के पहले पानी इकट्ठा किया गया है, एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय यही है। अगर कोई हमसे पूछता है कि जो आपकी सतलज नदी आई है, सतलज नदी की अगर हम बात करें तो ये यहीं पे है। सतलज नदी के अंतिम हिस्से में अगर हम बात करें तो भाखड़ा नांगल डैम के ही पीछे, भाखड़ा नांगल जो आपका डैम है, भाखड़ा नांगल डैम के ही पीछे एक आपके जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। गोविंद सागर जलाशय की अगर हम बात करें तो जो यहाँ से निकल रही है नदी, अब देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो मैंने अभी आपको बताया, हिमाचल प्रदेश बहुत याद रखिएगा क्योंकि इसके जो दर्रे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गोविंद सागर जलाशय है, अगर हम गोविंद सागर जलाशय की बात करें, अगर कोई इनसे पूछता है गोविंद सागर जलाशय कहाँ स्थित है, तो वो भाखड़ा नांगल डैम के ठीक पीछे एक जलाशय बनाया गया है और उस जलाशय के पास स्थित है। अब सबसे अंतिम अवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम अवस्था में यह कहां पे है,
तो यह वलावन एक जगह है, वलावन एक जगह है, वलावन जगह के पास ही ये सिंधु नदी में मिल जाती है। क्योंकि यहाँ देखिए ये पहले आएगी, ये आपकी यहाँ चिनाब नदी है, ये देखिए चिनाब नदी, यहाँ से मैंने आपको बताया था चिनाब नदी आई है, और यहाँ पे देखिए चिनाब नदी मिली है, सतलज नदी मिली है। तो ये किस स्थान पे मिले हैं? ये वहावन एक जगह है। ये जगह कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, ये याद रखिएगा, पाक के उत्तर में ये एक जगह है वहावन। वहावन के पास से ये चिनाब नदी में मिल जाती है, और सबसे अंतिम अवस्था में ये आपके सिंध नदी में मिल जाती है। और सिंध नदी कहाँ? वो आपके अरब सागर में जाती है, तो अरब सागर में निकल जाती है। ये था आज आपका सिंधु नदी तंत्र। ये पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि सिंधु नदी तंत्र हम लोगों ने कैसे पढ़ा है, कि इसकी जो 6 नदियां हैं ये कैसे वर्क कर रही हैं, भारत में इसका कितना प्रतिशत पानी यूज हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में इनमें कौन सी नदी का कितना प्रतिशत भाग यूज हो रहा है। कितने प्रतिशत भाग का मतलब यह है कि उसका कितने प्रतिशत जल यूज हो रहा है। और ये याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया हरिकेन बैराज, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आपकी इस समय जो आपकी रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, SSC CHSL का भी आपका Tier 2 का एग्जाम होगा, तो उसके दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपसे नदियां नहीं पूछता है, जब नदियों के अंदर, क्योंकि अब क्वेश्चन पैटर्न बदल चुका है, अब एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछता है कि सिंधु नदी कहां से निकल रही है। अब सिंधु नदी के साथ जब कोई नदी मिला करके वो पूछ देता है कि ये नदियां कहां किस स्थान पे मिली हैं, तो वही चीज ये है कि हरिकेन बैराज जो है, क्योंकि व्यास नदी जहां पे मिली है नागल के पास में, यहाँ पे आपका हरिकेन बैराज बना हुआ है। और व्यास नदी क्या है? व्यास नदी भारत से ही निकलने वाली एकमात्र नदी है जो भारत में निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, जहाँ पे हरिकेन बैराज डैम बना हुआ है। और इसी से आपकी इंदिरा गांधी नहर बनी, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, जिससे आपके उसके पास के 4 राज्य आपके अगर बात करें तो सबसे पहले आपका पंजाब, फिर आपका हरियाणा। हरियाणा की अगर बात करें, पंजाब और हरियाणा के साथ अगर बात करें तो दोनों की जो कॉमन राजधानी है वो है आपकी चंडीगढ़, तो वो क्षेत्र भी आपका लाभान्वित होता है। उसके अलावा अगर बात करें राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य आपके बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और आपका पंजाब, ये आपके सबसे ज्यादा खेती यहाँ पे की जाती है। तो आज की क्लास कैसी लगे? हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर। इस क्लास के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब चीजें थोड़ा सा चेंज हो रही हैं। अब हम मैप के द्वारा चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, और आसानी से कोशिश की जा रही है कि आसान भाषा में आप लोग कैसे समझ सकते हैं, और वो पैटर्न अपनाया जा रहा है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की चीज जो है समझ में आए। जो टॉपिक मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, उस टॉपिक को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए। और उसके रिव्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब चीजें आपको समझ में आती हैं, बट किसी थर्ड पर्सन के साथ जब आप बात करते हैं, अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है तो आप वो चीजें डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए आसान भाषा का मेथड यूज किया जा रहा है। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर। तब तक सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, सभी लोग बहुत आसानी से, मतलब बहुत आनंद पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट कीजिएगा। नटखट नंदलाला आप सभी के जीवन में पूर्ण प्रकाश में जिंदगी से रोशनित करें। तब इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।